नमस्कार। मैं फूलचंद विश्वकर्मा, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हलवारा से। मैं कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2 में दिए गए पाठ उषा, जिसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, उस कविता पर अपने विचार और अपनी टिप्पणी लेकर प्रस्तुत हूँ। कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 का यह पाठ उषा प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर आधुनिक बिंबों का प्रयोग करते हुए प्रातःकालीन सौंदर्य को दर्शाया गया है। शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोगधर्मी कवि हैं। उनके जीवन चरित्र को समझ लेना इस पाठ के प्रारंभ से पहले अधिक महत्वपूर्ण है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून के एक प्रतिष्ठित जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और मां का नाम प्रभुदेई था। उनके एक भाई तेज बहादुर सिंह, जो उनसे 2 साल छोटे थे, दोनों में अपार घनिष्ठता थी। जब शमशेर बहादुर सिंह 8-9 वर्ष के थे, तभी उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी, लेकिन बचपन से ही मां के भागवत पाठ और सहपाठियों की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से वे हिंदी से भी जुड़ते चले गए और अनजाने ही हिंदी और उर्दू दोनों के संस्कार उन्हें मिलते चले गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून के मिशन हाई स्कूल में हुई थी और 1928 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1931 ईस्वी में गोंडा उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1933 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया और 1938 में वहीं से एमए प्रीवियस में उत्तीर्ण हुए, लेकिन कुछ कारणों से वे फाइनल परीक्षा नहीं दे पाए और 1935-36 ईस्वी में उन्होंने वकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण लिया। 1928 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। 6 वर्ष के साथ के बाद उनकी पत्नी का 1935 ईस्वी में यक्ष्मा से यानी टीबी से उनकी मृत्यु हो गई और 1939 ईस्वी में उनके पिता तारीफ सिंह जी का भी देहावसान हो गया। इनका जीवन बेहद अभावों से ग्रसित था। अभाव से ग्रसित दारिद्र्य जीवन के उस अंधकार में भी इन्होंने रचनाएं, चित्रलेख और अपनी उमंगों का सपना सजोए हुए उत्तरोत्तर अग्रसर होते गए। कपड़ों का अभाव, खाने का अभाव, धन दौलत का अभाव, भूख प्यास, साहित्य सुभट ने सभी कुछ झेला। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में डॉक्टर रंजना अरगड़े के निवास में हुई। इनकी रचनाओं का एक बहुत विशाल क्षेत्र है। रूपाब इलाहाबाद में कार्यालय सहायक, कहानी में त्रिलोचन के साथ नया साहित्य, बम्बई में कम्यून में रहते हुए माया में सहायक संपादक, नया पथ और मनोहर कहानियों में संपादक सहयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक महत्वपूर्ण परियोजना उर्दू हिंदी कोश का संपादन, प्रेमचंद सृजन पीठ
विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदि उनके कार्य क्षेत्र रहे। ये विचारों में प्रगतिवादी परंतु शैली में प्रयोगवादी कवि थे। उनकी कविताएं दूसरा सप्तक में सम्मिलित की गई और दूसरा सप्तक में अपनी आरंभिक कथन में भी उन्होंने स्वीकार किया कि सन 1945 में नया साहित्य के संपादन के सिलसिले में वे मुंबई गए और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के संगठित जीवन में अपने मन में अस्पष्ट से बने हुए सामाजिक आदर्शों का उन्होंने बहुत सुंदर सजीव रूप देखा। उनकी रचनाएं जो उनके जीवन की कहानी कहते हैं, उनमें कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सकून की तलाश में आदि प्रमुख है। इस तरह से उन्होंने न केवल कविता के क्षेत्र में वरन गद्य रचनाओं में भी उन्होंने अपना एक प्रतिमान स्थापित किया। दो आब उनका निबंध संग्रह है, प्लाट का मोर्चा कहानी और स्केच संग्रह है, कुछ गद्य रचनाएं पृथ्वी और आकाश, षड्यंत्र, कामिनी, हुस्सू आदि उनके अनुवाद के विषय रहे। इस तरह से शमशेर बहादुर सिंह ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। अब हम आते हैं उनकी रचना जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसका नाम है उषा। उषा कविता सूर्योदय से पहले की आकाशीय स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण है। यूँ कहिए कि वह हमारे मानस पटल पर एक गतिशील किंतु आधुनिक बिंबों से युक्त बहुत ही सुंदर मनोहारी प्रतिबिंब अंकित करता है। उषा कविता है, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह कविता सूर्योदय के समय आकाश में बदलते रंगों के जादू के बिंबों को अत्यंत आकर्षक रूप से उठाता है। सूर्योदय के ठीक पूर्व आसमान नीले शंख की तरह बहुत चमकीला नजर आता है। प्रातःकालीन नभ की तुलना काली सिल से की गई है, जिसे केसर पीस कर धो दिया गया है। प्रातःकालीन नभ कवि को राख से लीपे हुए गीले चौके के समान लगता है। नीले गगन में सूर्य की पहली किरण ऐसी दिखाई देती है मानो कोई सुंदरी नीले जल में नहा रही है और उसका गोरा शरीर जल की लहरों के साथ हिल रहा हो। प्रातःकालीन परिवर्तनशील सौंदर्य का दृश्य बिंबों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों से जोड़कर व्यक्त किया गया है। ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए उपमानों जैसे राख से लीपा हुआ चौका, काली सिल, नीला शंख, स्लेट, लाल खड़िया चाक आदि का प्रयोग नवीन है। इस प्रकार ये कविता हमारे मानस पटल पर प्रातःकालीन सौंदर्य के प्रतिपल बदलते स्वरूप को अंकित करता है। अब हम इसके पद्यांशों की ओर चलते हैं।
और हम लोग उसकी व्याख्या देखते हैं। पहला है, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि इसमें उषा काल का शब्द चित्र खींचते हुए कह रहा है कि प्रातःकालीन आकाश का रंग बहुत गहरा नीला है, जैसे कि शंख हो। यद्यपि शंख श्वेत वर्णी होता है, परंतु इसमें उस श्वेत वर्णी शंख की तुलना उस नीले आकाश से इसलिए की गई है क्योंकि नीला आकाश बड़ा पवित्र, स्वच्छ और पावन होता है। उस पावनता को, उस निर्मलता को, उस चमकीलेपन को शंख की भांति बताकर कवि ने एक नवीन उपमान की सृष्टि की है। जब थोड़ी भोर हुई तो उस गहरे नीले आकाश का रंग परिवर्तित होकर अभी अभी राख से लीपे हुए चौके के समान प्रतीत होता है, जो अभी गीला है। गीला चौका यह दर्शाता है कि प्रातःकालीन आकाश में अभी नमी है। इसमें नीला शंख, राख से लीपा हुआ चौका जैसे नवीन और ग्रामीण उपमानों का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग उस आकाश के लिए किया गया है जहाँ सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। दूसरा पद्यांश है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्रातःकालीन भोर में हो रहे परिवर्तन को चित्रित करते हुए कवि कह रहा है कि अंधेरे और हल्की हल्की लालिमा दोनों मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे हैं मानो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल दी गई हो। यहाँ अंधेरा काली सिल के जैसा और लाल केसर सूर्य की लाली के समान है। प्रातःकालीन भोर का दृश्य ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने, यानी छोटे बच्चे ने, काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक पोत दी हो। यहाँ काली स्लेट अंधेरे का और लाल खड़िया चाक सूरज की लाली का प्रतीक है। यहाँ दोनों, बहुत काली सिल और स्लेट, ये उपमान आकाश के लिए, अंधेरे से युक्त आकाश के लिए, और लाल केसर और लाल खड़िया चाक प्रातःकालीन उदय होते उस सूर्य के लिए कहा गया है। तीसरा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का कि सूर्योदय हो रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि भोर के समय आकाश जब गहरा नीला लाल होता है और सूरज की लालिमा श्वेत किरणों में बदल जाती है तो उस क्षण का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में कोई सुंदर युवती की गोरी देह झिलमिल कर रही। और फिर कुछ समय बाद जब सूरज उग आता है, पूरी तरह से निकल आता है, तो भोर का यह मनोहारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है और उषा के सौंदर्य का जादू धीरे धीरे सूरज के उगने के साथ ही
समाप्त हो जाता है। इस तरह से इस कविता में कवि ने भोर के सौंदर्य में हो रहे परिवर्तनों के लिए नीला शंख, राख से लीपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली काली सिल, स्लेट पर लाल खड़िया चाक का मलना और नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह आदि का बहुत ही सुंदर और प्रयोगधर्मी उपमानों का बहुत ही मनोहारी वर्णन करते हुए गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र खींचा है। कवि की ये कल्पना एक गतिशील शब्द चित्र है जो एक के बाद एक घटित होती है। ये शब्द चित्र स्थिर नहीं हैं, बल्कि गतिशील क्रियाएं हैं, एक के बाद एक। इसमें परिवर्तन होते जाते हैं। इस कविता की विशेषता है कि इसमें नया प्रयोग किया गया है और नई कविता प्रयोगधर्मी कविता है। इसमें ज्ञान तो है, सूचना तो है, परंतु इसमें ताजगी है, इसमें एक सार्थक अभिव्यक्ति भी है। इस तरह से उषा नाम की ये कविता आप सबके मानस पटल पर उषा का वास्तविक प्रतिबिंब छोड़ने में समर्थ हुई होगी, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह की अच्छी कविताओं में है। इसमें वास्तव में एक नए प्रयोग के माध्यम से कवि ने प्रातःकाल सूर्योदय से पहले की उस गतिशील स्थिति का क्रमबद्ध चित्रण किया है, जो बहुत से कवियों के प्रातःकालीन सौंदर्य वर्णन से इतर है। आशा है कि आप लोगों को इस कविता का ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।